हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि लोग आपकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं? या फिर जब आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला सुनने के बजाय रिएक्ट करने लगता है? कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, बल्कि सही तरीके से कनेक्ट करने की स्किल है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सफलता दिला सकती है। आज हम बात करने वाले हैं जस्ट लिसन किताब की, जिसे लिखा है मार्क गोल्डस्टन ने। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे लोगों से डीप कनेक्शन बनाया जाए, कैसे उनकी सोच को बदला जाए और कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर किया जाए। अगर आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो इस किताब की ये पावरफुल सीखें आपके बहुत काम आएंगी। इस किताब में 12 जबरदस्त चैप्टर्स हैं और हम उन सभी को डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जानने जा रहे हैं, इफेक्टिव लिसनिंग और डीप कम्युनिकेशन स्किल्स। लेकिन उससे पहले, अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज सुनना चाहते हैं तो अभी बुक्स पल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं जस्ट लिसन, और इसमें दिए गए 12 पावरफुल चैप्टर्स आपके कम्युनिकेशन को एक नए लेवल पर ले जाने वाले हैं। चैप्टर 1, द सीक्रेट टू रीचिंग एनीवन। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि सामने वाला आपकी बात सुनेगा भी या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो आपकी बातों को इग्नोर करने लगता है या फिर बहस करने लग जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अक्सर सीधे अपनी बात कहने लगते हैं, बिना यह समझे कि सामने वाले का माइंडसेट क्या है और वो क्या महसूस कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सीरियसली ले, तो सबसे पहले उसे यह महसूस कराना जरूरी है कि आप उसे समझते हैं। जब किसी को यह एहसास होता है कि उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और आपकी बात को ध्यान से सुनने लगता है। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका किसी दोस्त से झगड़ा हो गया और आप उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन वह आपसे बात करने के मूड में ही नहीं है। अगर आप सीधे जाकर उसे समझाने लगेंगे कि आप सही हैं और उसे आपकी बात माननी चाहिए, तो ज्यादा चांसेस हैं कि वह और ज्यादा डिफेंसिव हो जाएगा और आपकी बातों को सुनने से मना कर देगा। लेकिन अगर आप पहले उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें, जैसे कि मुझे पता है कि तुम बहुत गुस्से में हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रहा, तो वह थोड़ा सॉफ्टन हो जाएगा और आपकी बात सुनने को तैयार हो सकता है। यही प्रिंसिपल बिजनेस, जॉब इंटरव्यूज, क्लाइंट मीटिंग्स और पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी काम करता है। जब आप अपने बॉस, क्लाइंट या किसी भी इंसान से बात कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले उसे यह एहसास कराइए कि आप उसकी स्थिति को समझते हैं। जैसे अगर आप किसी क्लाइंट को कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और वह आपसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी जरूरत है, तो आप सीधे प्रोडक्ट की क्वालिटीज बताने के बजाय कह सकते हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले अच्छी तरह से सोचते हैं, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। इससे क्लाइंट को लगेगा कि आप उसकी सोच को समझ रहे हैं और फिर वह आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। सिर्फ बोलने से कोई बात इफेक्टिव नहीं बनती, बल्कि सही तरीके से कनेक्ट करने से बनती है। जब लोग फील करते हैं कि आप उनकी बातें सुन रहे हैं और उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वे नेचुरली आपकी बातों को सुनने लगते हैं। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है कि लोगों से कम्युनिकेट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका यह है कि पहले उन्हें समझिए, फिर अपनी बात कहिए। चैप्टर 2, द मिरर न्यूरॉन सिस्टम। हमारे दिमाग में एक खास सिस्टम मौजूद होता है जिसे मिरर न्यूरॉन सिस्टम कहा जाता है। ये सिस्टम हमें दूसरों की इमोशंस को महसूस करने में मदद करता है।
जब आप किसी को दुखी देखते हैं तो आपका दिल भी भारी हो जाता है, और जब कोई हंसता है तो आपको भी हंसी आ सकती है, भले ही आपको वजह न पता हो। यह सब मिरर न्यूरॉन्स की वजह से होता है, जो हमें दूसरों की भावनाओं से सबकॉन्शियसली जोड़ता है। यही कारण है कि जब कोई इंसान हमें समझता है और हमारे इमोशंस को सही तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, तो हम उसके साथ ज्यादा कनेक्टेड महसूस करने लगते हैं। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी दोस्त के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन वो आपकी बात सुनने के बजाय अपने फोन पर बिजी रहता है या फिर बिना किसी इंटरेस्ट के सिर हिला देता है। इस सिचुएशन में आप कैसा महसूस करेंगे? जाहिर है आपको लगेगा कि वो आपकी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा है और आपको समझ नहीं रहा। अब दूसरी तरफ सोचिए कि अगर वही दोस्त आपकी बात सुनते समय आई कांटेक्ट बनाए रखे, आपकी टोन और बॉडी लैंग्वेज को समझे और कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जो आपकी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करें, जैसे कि मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत परेशान हो और सच में यह सिचुएशन बहुत मुश्किल लग रही होगी, तो आपको इंस्टेंट रिलीफ महसूस होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई हमारी इमोशंस को एक्नॉलेज करता है तो हमारा दिमाग उसे नेचुरली पसंद करने लगता है और हम उसके साथ ज्यादा ओपन हो जाते हैं। यह टेक्निक सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स में ही नहीं, बल्कि बिजनेस, जॉब इंटरव्यूज और लीडरशिप में भी काम करती है। जब कोई लीडर अपने टीम मेंबर्स की फीलिंग्स को समझता है और उन्हें सही तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, तो पूरी टीम उससे ज्यादा जुड़ाव महसूस करती है और उसके इंस्ट्रक्शंस को बेहतर तरीके से फॉलो करती है। यही प्रिंसिपल सेल्स और क्लाइंट मीटिंग्स में भी काम करता है। अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यह प्रोडक्ट मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, तो एक अच्छा सेल्स पर्सन यह नहीं कहेगा कि नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, बल्कि वो पहले क्लाइंट की बात को समझेगा और उसे रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे कि हाँ, मैं समझ सकता हूं कि आप अपने पैसे को सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी स्मार्ट डिसीजन बिना अच्छे एनालिसिस के नहीं लिया जाता। इससे क्लाइंट को लगेगा कि आप उसकी सोच को समझ रहे हैं और वो आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनेगा। मिरर न्यूरॉन सिस्टम हमें यह सिखाता है कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात अटेंटिवली सुने और हमसे जुड़ाव महसूस करें, तो सबसे पहले हमें उनकी फीलिंग्स को सही से रिफ्लेक्ट करना सीखना होगा। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उनकी इमोशंस को समझ रहे हैं, तो वो नेचुरली आपकी बातों को सुनने लगते हैं और आपसे एक डीप कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है कि सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि इमोशंस के जरिए भी एक मजबूत कनेक्शन बनाया जा सकता है। चैप्टर 3, द मैजिक पैराडॉक्स। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारी बात सुनने के बजाय और ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई इंसान गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में होता है, तो उसका दिमाग लॉजिकल रीजनिंग को ब्लॉक कर देता है और वो सिर्फ अपनी ही बात सही मानता है। ऐसे में अगर आप उसे समझाने की कोशिश करेंगे या उसकी बात को गलत ठहराएंगे, तो वो और ज्यादा डिस्टेंस बना लेगा। लेकिन अगर आप उल्टा अप्रोच अपनाते हैं और उसकी सोच को पहले वैलिडेट करते हैं, तो वो तुरंत रिलैक्स हो जाता है और आपकी बात को ध्यान से सुनने लगता है। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त आपसे नाराज है और गुस्से में कहता है कि तुम कभी मेरी फीलिंग्स को समझते ही नहीं। अब आमतौर पर लोग इस सिचुएशन में क्या करते हैं? वो तुरंत खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं, जैसे कि अरे मैं तो हमेशा तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम्हारी बात सुनता हूँ, तुम बेवजह गुस्सा कर रहे हो। लेकिन इससे सामने वाला और ज्यादा इरिटेट हो जाएगा और आपकी बात मानने के बजाय बहस करने लगेगा। लेकिन अब सोचिए कि अगर आप इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैजिक पैराडॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। जब आपका दोस्त कहता है कि तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते,
तो आप कामली जवाब देते हैं कि हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो सकता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ। अब जैसे ही आप ऐसा कहेंगे, आपका दोस्त डिफेंसिव होने के बजाय रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि उसकी बात को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इससे उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और वो नेचुरली ओपन होकर आपकी बात सुनने लगेगा। इसी टेक्निक का इस्तेमाल सेल्स, लीडरशिप और पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी किया जाता है। अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे लगता है कि आपका प्रोडक्ट मेरे लिए सही नहीं है, तो एक अच्छा सेल्स पर्सन उसे यह नहीं कहेगा कि नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, बल्कि वो पहले उसकी सोच को वैलिडेट करेगा, जैसे कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करना चाहते हैं और ये एक स्मार्ट अप्रोच है। अब क्लाइंट को लगेगा कि उसकी बात को समझा जा रहा है और वो ऑटोमेटिकली बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएगा। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि जब भी कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार न हो, तो उसे जबरदस्ती सुनाने की कोशिश मत करो, बल्कि पहले उसकी सोच को एक्नॉलेज करो। जब लोग फील करते हैं कि उनकी बातों को समझा जा रहा है, तो वो नेचुरली आपकी बातों को सुनने लगते हैं और उनके अंदर का रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। यही मैजिक पैराडॉक्स है जो किसी भी बातचीत को कॉन्फ्लिक्ट से कनेक्शन में बदल सकता है। चैप्टर 4, मेकिंग पीपल फील फेल्ट। बहुत बार लोग सिर्फ अपनी बात कहने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इमोशंस को महसूस करवाने के लिए बोलते हैं। जब कोई इंसान अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा होता है, तो उसे सिर्फ लॉजिकल सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, बल्कि वो चाहता है कि आप उसकी फीलिंग्स को समझें और उसे महसूस करें। यही वजह है कि जब कोई दुखी होता है और हम उसे सीधा सॉल्यूशन देने लगते हैं, तो कई बार उसे रिलीफ मिलने के बजाय फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को गहराई से सुने और समझें, तो आपको सबसे पहले उन्हें ये महसूस कराना होगा कि आप उनकी बात को सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि उसे महसूस भी कर रहे हैं। जब लोग फील करते हैं कि उनकी इमोशंस को जेन्युइनली एक्नॉलेज किया जा रहा है, तो वे नेचुरली आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। कभी गौर किया है कि जब कोई परेशान होता है, तो वो किसी ऐसे इंसान के पास जाता है जो उसे समझ सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी परेशानी में होते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की होती है कि कोई हमारी फीलिंग्स को समझे और हमें जज किए बिना सुने। इसी वजह से जब कोई अपनी परेशानियां बता रहा होता है, तो उसे तुरंत कोई सल्यूशन देने के बजाय पहले उसकी इमोशंस को एक्नॉलेज करना ज्यादा जरूरी होता है। मान लो कि कोई दोस्त बहुत परेशान होकर कहता है कि मेरी जॉब सही नहीं चल रही, बॉस हमेशा डांटता रहता है, मैं बहुत परेशान हूं। अगर इस सिचुएशन में उसे सीधा सल्यूशन दिया जाए, जैसे कि बॉस की बात को इग्नोर करो, दूसरी जॉब ढूंढ लो, सब ठीक हो जाएगा, तो हो सकता है कि उसे रिलीफ न मिले। बल्कि इस तरह का जवाब देने से उसे लगेगा कि उसकी प्रॉब्लम को हल्के में लिया जा रहा है। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं समझ सकता हूं कि ये सिचुएशन कितनी स्ट्रेसफुल होगी, तुम बहुत मेहनत करते हो, फिर भी ये सब झेलना पड़ रहा है, यह वाकई मुश्किल है, तो सामने वाला इंस्टेंटली रिलैक्स महसूस करेगा और उसे लगेगा कि उसकी परेशानी को सही मायने में सुना और समझा जा रहा है। कई बार लोग किसी समस्या में होते हैं और चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने, लेकिन जब उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उनकी इमोशंस को समझा जा रहा है, तो वे डिफेंसिव हो जाते हैं। यही कारण है कि जब हम किसी परेशान व्यक्ति को सीधा सल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, तो वह उसे तुरंत स्वीकार नहीं करता। अगर कोई कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो तुरंत यह मत कहो कि ऐसा मत सोचो, तुम बहुत वैल्यूएबल हो। इसके बजाय उसे यह महसूस कराओ कि उसकी फीलिंग्स को समझा जा रहा है, जैसे कि मुझे समझ में आ रहा है कि तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो और ये वाकई एक कठिन स्थिति है। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप सच में उसे समझ रहे हो और वह आपकी बातों को ज्यादा गहराई से सुनने लगेगा।
जब आप किसी इंसान से बात कर रहे होते हो तो सिर्फ उसकी बातें सुनना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना भी जरूरी होता है। जब भी कोई अपनी फीलिंग्स शेयर करे तो उसे ध्यान से सुनो और बीच बीच में छोटे एक्नॉलेजमेंट्स दो, जैसे कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ, ये वाकई मुश्किल है, तुम जो कह रहे हो वो सच में वैलिड है। इससे सामने वाले को लगेगा कि उसकी बात को गंभीरता से लिया जा रहा है। बहुत बार जब कोई अपनी परेशानी बता रहा होता है तो लोग तुरंत सल्यूशन देने लगते हैं, लेकिन हर समस्या का सल्यूशन तुरंत नहीं दिया जा सकता और कई बार लोगों को सिर्फ एक अच्छे लिसनर की जरूरत होती है, न कि किसी एडवाइजर की। सामने वाले की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। अगर कोई कहता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो सीधा जवाब देने की बजाय पहले उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो, जैसे कि मुझे समझ में आ रहा है कि ये तुम्हारे लिए कितना पेनफुल होगा। सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि बॉडी लैंग्वेज भी सामने वाले को यह एहसास कराती है कि उसकी इमोशंस को समझा जा रहा है। जब कोई अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा हो तो आई कांटेक्ट बनाए रखो, हल्का सा सिर हिलाओ और ऐसे हाव भाव दिखाओ जिससे लगे कि उसकी बात सुनी जा रही है। कुछ सेंटेंसेस सामने वाले को इंस्टेंटली फील गुड कराते हैं, जैसे कि तुम्हारी फीलिंग्स बिल्कुल वैलिड हैं, मैं समझ सकता हूं कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, ये सिचुएशन वाकई मुश्किल है और कोई भी इस पर इसी तरह रिएक्ट करता, तुम्हारी बातों का मुझ पर असर हुआ है, मैं सच में तुम्हारी फीलिंग्स को महसूस कर सकता हूं। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे, पार्टनर, दोस्त या कोलीग्स उनकी बात नहीं सुनते, लेकिन अक्सर इसकी वजह यह होती है कि हम खुद उनकी इमोशंस को सही से एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते। जब कोई इंसान महसूस करता है कि उसे ठीक से सुना और समझा नहीं जा रहा, तो वो भी सामने वाले की बातों को अनदेखा करने लगता है। अगर चाहते हो कि लोग अटेंटिवली सुने और आपकी बातों को सीरियसली लें, तो पहले उन्हें यह महसूस कराओ कि उनकी इमोशंस आपके लिए मायने रखती हैं। जब लोग फील करते हैं कि उन्हें सुना और समझा जा रहा है, तो वे नेचुरली ओपन हो जाते हैं और आपकी बातों पर ध्यान देने लगते हैं। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हो, तो सबसे पहला स्टेप यही है कि सामने वाले को सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि उसे यह महसूस कराओ कि उसकी इमोशंस को जेन्युइनली महसूस किया जा रहा है। जब लोग ये महसूस करते हैं कि उन्हें सुना और समझा जा रहा है, तो वे खुद ही आपकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। यही वजह है कि सक्सेसफुल लीडर्स, अच्छे सेल्स पर्सन्स और मजबूत रिलेशनशिप्स रखने वाले लोग हमेशा एम्पैथी और एक्टिव लिसनिंग का इस्तेमाल करते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर चाहते हो कि लोग आपको अटेंटिवली सुने और आपकी बातों को सीरियसली लें, तो पहले उन्हें यह एहसास कराओ कि उनकी इमोशंस को जेन्युइनली समझा जा रहा है। जब लोग फील करते हैं कि उन्हें समझा जा रहा है, तो वे भी आपकी बातों को सुनने और समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही सही कम्युनिकेशन की असली ताकत है। चैप्टर 5, द इम्पॉसिबिलिटी क्वेश्चन। कई बार हम ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहां हमें कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे हम एक बंद गली में खड़े हैं और आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन असल में दिक्कत यह नहीं होती कि कोई रास्ता नहीं है, बल्कि हमारा माइंडसेट ऐसा बन चुका होता है कि हम खुद ही किसी सल्यूशन के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं होते। जब इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। वह सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है, सॉल्यूशंस पर नहीं। ऐसे समय में अगर कोई उसे सीधा सॉल्यूशन देने की कोशिश करता है, तो वह उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसका दिमाग नेगेटिविटी से भरा होता है। इस सिचुएशन में एक पावरफुल सवाल सामने वाले की सोच को इंस्टेंटली चेंज कर सकता है। अगर ये इम्पॉसिबल न होता तो आप क्या करते? यह सवाल सुनते ही इंसान का दिमाग एक अलग दिशा में सोचने लगता है। जहां पहले वह सिर्फ लिमिटेशंस पर फोकस कर रहा था, अब वह नई पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने लगता है।
यह टेक्निक बिजनेस, नेगोशिएशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स और पर्सनल चैलेंजेस में बहुत काम आती है। मान लो कि कोई बिजनेसमैन बार बार कह रहा है कि उसकी कंपनी अब और ग्रो नहीं कर सकती क्योंकि मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है। अगर कोई उससे कहे कि नहीं, तुम कोशिश करो, कुछ न कुछ तरीका जरूर होगा, तो शायद वह इसे सीरियसली न ले। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि अगर कंपटीशन कोई इशू न होता तो तुम अपनी कंपनी को कैसे ग्रो करते, तो सडनली उसका माइंडसेट शिफ्ट होने लगेगा। अब वह उन तरीकों पर सोचने लगेगा जो पहले उसके दिमाग में आए ही नहीं थे। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझे कभी अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, तो अगर उससे यह पूछा जाए कि अगर मार्क्स लाना इम्पॉसिबल न होता तो तुम क्या करते, तो हो सकता है कि वह खुद ही कुछ नए तरीके ढूंढने लगे। शायद वह यह सोचे कि अगर मार्क्स लाना पॉसिबल होता तो मैं ज्यादा प्रैक्टिस करता, बेहतर टीचर्स से गाइडेंस लेता, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करता। और जब वह ऐसा सोचने लगेगा तो उसे यह भी समझ में आएगा कि वह असल में क्या कर सकता है। यह सवाल सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। जब लोग किसी समस्या में फंस जाते हैं तो उनका दिमाग सॉल्यूशंस के बारे में सोचना ही बंद कर देता है। वे खुद को कन्विंस्ड कर लेते हैं कि कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जब उन्हें एक ऐसा सवाल मिलता है जो उनकी सोच को चैलेंज करता है तो वे ऑटोमेटिकली नई पॉसिबिलिटीज पर विचार करने लगते हैं। यही वजह है कि कई बड़े लीडर्स, कोचेस और सक्सेसफुल लोग इस सवाल का यूज करते हैं ताकि लोगों का माइंडसेट ओपन हो और वे अपनी सोच को एक नई दिशा में ले जा सकें। अगर कभी आप खुद को किसी ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जहां आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो खुद से यही सवाल पूछिए, अगर यह इम्पॉसिबल न होता तो मैं क्या करता। यह एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल टेक्निक है जो आपको आपकी लिमिटेशंस से बाहर निकालकर नई संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकती है। चैप्टर 6, स्टीयर क्लियर ऑफ टॉक्सिक पीपल। हम सबने कभी न कभी ऐसे लोगों से डील किया है जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं। ऐसे लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव चीजों को देखने की बजाय सिर्फ प्रॉब्लम्स पर ध्यान देते हैं। ऐसे टॉक्सिक लोग ना सिर्फ आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं बल्कि आपकी सक्सेस और हैप्पीनेस पर भी बुरा असर डालते हैं। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेते या हर समय आर्ग्यूमेंट्स में उलझे रहते हैं, तो सबसे अच्छा सल्यूशन यही है कि आप उनसे दूर रहें। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ज्यादा इंटरैक्शन आपकी मेंटल हेल्थ, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को डैमेज कर सकता है। लेखक बताते हैं कि टॉक्सिक लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सबसे पहले यह पहचानें कि कौन से लोग आपकी ग्रोथ में मदद कर रहे हैं और कौन से लोग सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि हम किसी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन सच यह है कि टॉक्सिक लोग खुद को बदलने के लिए तैयार ही नहीं होते। उनका मेन गोल सिर्फ दूसरों की एनर्जी को ड्रेन करना और उन्हें मैनिपुलेट करना होता है। अगर आपको कोई इंसान हमेशा गिल्ट फील कराता है, आपकी बातों को इग्नोर करता है या सिर्फ अपनी ही प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है बिना आपकी फीलिंग्स को समझे, तो यह एक क्लियर साइन है कि वह टॉक्सिक है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन हर सिचुएशन में टॉक्सिक लोगों से कंप्लीटली बचना पॉसिबल नहीं होता। हो सकता है कि कोई टॉक्सिक व्यक्ति आपका कोलीग हो, फैमिली मेंबर हो या कोई ऐसा इंसान हो जिससे आपको किसी वजह से इंटरैक्ट करना ही पड़े। ऐसे केसेस में सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इमोशनल बाउंड्रीज सेट करें। इमोशनल बाउंड्रीज का मतलब है कि आप इस बात को कंट्रोल करें कि कोई इंसान आपकी एनर्जी और इमोशंस पर कितना असर डाल सकता है। अगर कोई इंसान बार बार आपको डिमोटिवेट करता है,
तो आप यह डिसाइड कर सकते हैं कि आप उससे कितनी बातचीत करेंगे और किस तरह की बातें करेंगे। अगर कोई हमेशा नेगेटिव बातें करता है तो आप अपनी बातचीत को शॉर्ट और न्यूट्रल रख सकते हैं ताकि उसकी नेगेटिविटी आप पर असर न डाले। ऑथर यह भी बताते हैं कि टॉक्सिक लोग अक्सर मैनिपुलेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे गिल्ट ट्रिपिंग, गैसलाइटिंग और इमोशनल ब्लैकमेल। अगर कोई इंसान बार बार आपको ऐसा फील कराता है कि हर गलती आपकी ही है या आपकी इमोशंस को मैनिपुलेट करता है, तो यह क्लियर सिग्नल है कि वह टॉक्सिक है। ऐसे लोगों से डील करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने सेल्फ वर्थ को पहचानें और यह समझें कि उनकी नेगेटिविटी आपकी रियलिटी को डिफाइन नहीं करती। कई बार लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसे रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन सच यह है कि आप हमेशा अपने आसपास के लोगों को चूज कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो आपको सपोर्ट करें, आपकी ग्रोथ में मदद करें और आपको मोटिवेट करें। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि टॉक्सिक लोगों से जितना हो सके दूरी बनाए रखें। अगर उनसे कंप्लीटली दूर रहना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम उनके साथ अपनी बातचीत को इस तरह कंट्रोल करें कि उनकी नेगेटिविटी आप पर असर न डाले। एक हेल्थी और पॉजिटिव माइंडसेट के लिए यह जरूरी है कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको अपलिफ्ट करें, न कि ऐसे लोग जो आपको बार बार नीचे गिराने की कोशिश करें। चैप्टर 7, एम्पैथी जूडो। एम्पैथी यानी किसी की भावनाओं को समझना और उन्हें स्वीकार करना। यह सिर्फ सहानुभूति दिखाने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल है जो आपको मुश्किल सिचुएशंस को हैंडल करने में मदद कर सकती है। जब कोई इंसान गुस्से में हो या किसी बात से परेशान हो तो हम अक्सर उसे समझाने की कोशिश करते हैं या अपनी बात साबित करने में लग जाते हैं। लेकिन यह तरीका ज्यादातर काम नहीं करता, बल्कि सामने वाले को और ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता है। ऐसे समय में सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें, यानी उसे यह महसूस कराएं कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। एम्पैथी को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एक खास टेक्निक होती है जिसे एम्पैथी जूडो कहते हैं। इसे जूडो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक तरह से वर्बल सेल्फ डिफेंस की तरह काम करता है। जैसे जूडो में हम सामने वाले के हमले की दिशा में ही उसका बैलेंस बिगाड़ते हैं, वैसे ही इस टेक्निक में हम सामने वाले की भावनाओं को स्वीकार करके उसकी एग्रेशन को कम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपसे गुस्से में कहता है कि तुम हमेशा अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करते हो। इस सिचुएशन में ज्यादातर लोग रिएक्ट करते हैं और जवाब देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन इससे आर्ग्यूमेंट और बढ़ जाता है। एम्पैथी जूडो में आपको बस इतना कहना है कि शायद तुम्हें ऐसा लगता होगा और मैं इसे समझ सकता हूं। यह सिंपल सा जवाब सामने वाले को इंस्टेंटली काम कर देता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसकी बात सुनी जा रही है। एम्पैथी का सही इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स को टाल सकते हैं, बल्कि अपने रिश्तों को भी बेहतर बना सकते हैं। जब लोग यह महसूस करते हैं कि उनकी फीलिंग्स को सीरियसली लिया जा रहा है, तो वे नेचुरली ज्यादा ओपन और कोऑपरेटिव हो जाते हैं। एक और पावरफुल तरीका यह है कि जब कोई इंसान आपसे नाराज हो और आपसे कुछ गलत कहे, तो रिएक्ट करने की बजाय उसे एक न्यूट्रल जवाब दें। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि तुम बहुत लापरवाह हो, तो आप कामली कह सकते हैं कि शायद तुम्हें ऐसा लगता होगा और मैं इस पर सोचूंगा। इससे सामने वाला डिफेंसिवनेस छोड़कर आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। एम्पैथी जूडो सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स में ही नहीं, बल्कि बिजनेस, लीडरशिप और नेगोशिएशन सिचुएशंस में भी बहुत काम आता है। अगर कोई क्लाइंट किसी प्रोडक्ट या सर्विस से अनहैप्पी है और शिकायत कर रहा है, तो
तो उसे डायरेक्ट समझाने या जस्टिफाई करने की बजाय अगर उसे यह महसूस कराया जाए कि उसकी फ्रस्ट्रेशन को समझा जा रहा है, तो उसकी नाराजगी काफी हद तक कम हो जाती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि जब भी कोई इंसान गुस्से में हो या किसी बात से परेशान हो, तो उसकी भावनाओं को रिजेक्ट करने की बजाय उन्हें एक्नॉलेज करें। इससे न सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स को टाला जा सकता है, बल्कि लोगों के साथ डीप और मीनिंगफुल कनेक्शंस भी बनाए जा सकते हैं। चैप्टर 8 द पावर ऑफ हा वाओ एंड टेल मी मोर। अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान खुलकर अपनी बातें शेयर करे, तो आपको उसे एनकरेज करना होगा। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की स्किल नहीं है, बल्कि एक अच्छी कम्युनिकेशन में सुनने की स्किल भी उतनी ही जरूरी होती है। कई बार लोग किसी से बात तो करते हैं, लेकिन सामने वाले को ऐसा फील नहीं होता कि उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट लिया जा रहा है। इससे वो अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को ओपन अप करने में हेजिटेशन महसूस करते हैं। इस सिचुएशन में 3 सिंपल वर्ड्स बहुत काम आते हैं, हा वाओ और टेल मी मोर। यह 3 छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। जब कोई अपनी बात कहता है और आप जेन्युइनली इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो सामने वाला और ज्यादा डिटेल्स शेयर करता है और आपके साथ डीप कनेक्शन महसूस करता है। मान लीजिए कोई दोस्त आपको एक्साइटेड होकर बताता है कि उसने एक नया बिजनेस शुरू किया है। अगर आप बस अच्छा कहकर बात को खत्म कर देते हैं, तो सामने वाले को लगेगा कि आपको उसकी बात में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप वाओ यह तो अमेजिंग है कहते हैं, तो इससे उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है और वह और ज्यादा डिटेल्स शेयर करना चाहता है। इसी तरह जब कोई अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा हो और आप हा कहकर क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, तो उसे लगता है कि उसकी बातों को सीरियसली सुना जा रहा है। टेल मी मोर सबसे पावरफुल फ्रेज है, क्योंकि यह सामने वाले को बिना किसी जजमेंट के अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए एनकरेज करता है। जब कोई अपने एक्सपीरियंसेस, प्रॉब्लम्स या अचीवमेंट्स शेयर करता है और आप उसे कहते हैं कि मुझे और बताओ, तो उसे यह महसूस होता है कि उसकी बातों की वैल्यू की जा रही है। रिसर्च में पाया गया है कि जब लोग फील करते हैं कि उन्हें सीरियसली सुना जा रहा है, तो उनका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल बड़े बड़े नेगोशिएटर्स, थेरेपिस्ट्स और सेल्स प्रोफेशनल्स भी करते हैं। जब कोई ग्राहक किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बात करता है, तो एक अच्छा सेल्स पर्सन बस प्रोडक्ट की खूबियां गिनाने की बजाय ग्राहक से यह पूछता है कि आप क्या चाहते हैं, और फिर टेल मी मोर कहकर उसकी जरूरतों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करता है। यह टेक्निक सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं, बल्कि पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी बहुत काम आती है। अगर कोई फैमिली मेंबर या दोस्त आपसे अपनी किसी परेशानी के बारे में बात कर रहा है, तो उसकी बात को जल्दी से एडवाइस देकर खत्म करने की बजाय अगर आप उससे पूछें कि और बताओ, तो वह अपनी फीलिंग्स को और ज्यादा ओपनली एक्सप्रेस करेगा। इससे आपके रिश्ते मजबूत बनते हैं और सामने वाले को यह महसूस होता है कि उसकी बातों को सीरियसली लिया जा रहा है। कम्युनिकेशन का असली जादू सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि सुनने में होता है। जब लोग यह महसूस करते हैं कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं और उनकी फीलिंग्स को महत्व दिया जा रहा है, तो वे नेचुरली आपके साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे अपनी बात शेयर करे, तो इन 3 सिंपल लेकिन पावरफुल वर्ड्स का यूज करें, हाँ, वाओ और टेल मी मोर। यह छोटी छोटी टेक्निक्स आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बड़े बदलाव ला सकती हैं। चैप्टर 9 द स्टिपुलेशन गैम्बिट। जब भी आपको किसी टफ नेगोशिएशन से गुजरना हो, तो सबसे पहला कदम होता है सामने वाले की सिचुएशन को समझना और उसे यह महसूस कराना कि आप उसकी बात को सीरियसली ले रहे हैं। जब कोई इंसान किसी डील, सैलरी हाइक, प्रोजेक्ट डेडलाइन या किसी बिजनेस अग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशन कर रहा होता है,
तो अक्सर दोनों पक्षों में एक तरह का टग ऑफ वॉर चलता है। हर कोई चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, लेकिन यह तभी मुमकिन होता है जब दोनों तरफ से ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। स्टिपुलेशन गैम्बिट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप पहले ही सामने वाले को यह एक्नॉलेज कराते हैं कि आप उसकी परेशानियों, चिंताओं या उसकी डिमांड्स को समझते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले का डिफेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और वह आपकी बात को ओपन माइंड से सुनने के लिए तैयार हो जाता है। मान लीजिए आप अपनी सैलरी नेगोशिएशन कर रहे हैं। अगर आप सीधे जाकर सिर्फ अपनी डिमांड रखेंगे कि मुझे 20% इंक्रीमेंट चाहिए, तो एचआर या मैनेजर शायद तुरंत काउंटर आर्ग्यूमेंट देगा कि यह संभव नहीं है। लेकिन अगर आप पहले यह कहें कि मुझे पता है कि इस साल कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ चैलेंजिंग रही है और कई टीम्स का बजट भी टाइट है, तो यह दिखाता है कि आप सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरी कंपनी की सिचुएशन को भी समझ रहे हैं। इसके बाद अगर आप अपनी डिमांड रखते हैं तो सामने वाले को इसे कंसिडर करने में कम रेजिस्टेंस होगा। इसी तरह अगर आप किसी बिजनेस डील में हैं और सामने वाला नेगोशिएशन में काफी अग्रेसिव है, तो उसे सीधा चैलेंज करने की बजाय पहले उसकी पोजीशन को एक्नॉलेज करें। जैसे आप कह सकते हैं, मुझे समझ में आता है कि आप अपनी कंपनी के लिए बेस्ट डील चाहते हैं और यह सही भी है। इसके बाद जब आप अपनी बात रखते हैं तो उसकी चांसेस बढ़ जाते हैं कि वह इसे एक्सेप्ट करे। साइकोलॉजी यह कहती है कि जब लोग फील करते हैं कि उन्हें समझा जा रहा है तो वे ज्यादा फ्लेक्सिबल और कोऑपरेटिव हो जाते हैं। यही कारण है कि सक्सेसफुल नेगोशिएटर्स, सेल्स प्रोफेशनल्स और टॉप एग्जीक्यूटिव्स इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। स्टिपुलेशन गैम्बिट सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आता है। अगर आप किसी दोस्त, पार्टनर या फैमिली मेंबर से किसी सेंसिटिव टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, तो पहले उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर किसी दोस्त से आपको कोई फेवर चाहिए तो सीधा मांगने की बजाय पहले यह कह सकते हैं, मुझे पता है कि तुम इन दिनों बहुत बिजी हो और तुम्हारे पास बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय हो तो मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूं। इससे सामने वाले को लगेगा कि उसकी स्थिति को समझा जा रहा है और वह आपकी बात सुनने के लिए तैयार रहेगा। नेगोशिएशन सिर्फ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स का खेल नहीं है, बल्कि यह इमोशंस और साइकोलॉजी का भी खेल है। जब आप सामने वाले को यह फील कराते हैं कि उसकी बातों को सीरियसली लिया जा रहा है, तो उसका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है और वह आपकी बात को ज्यादा पॉजिटिवली लेता है। इसलिए अगली बार जब भी आपको किसी टफ नेगोशिएशन से गुजरना हो तो सबसे पहले सामने वाले की सिचुएशन को एक्नॉलेज करें और फिर अपनी बात रखें। यह छोटी सी स्ट्रैटेजी बड़े बड़े डील्स को आसान बना सकती है। चैप्टर 10, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रेशन इनटू कनेक्शन। जब कोई इंसान गुस्से में हो तो उसका इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है? या तो वह आप पर चिल्लाएगा या फिर बहस करेगा। ऐसी सिचुएशंस में हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट भी यही होता है कि हम तुरंत रिस्पॉन्ड करें, अपनी सफाई दें या फिर सामने वाले की बात को काटें। लेकिन इस तरह की अप्रोच अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ा देती है, उन्हें खत्म करने की बजाय। ट्रांसफॉर्मिंग एग्रेशन इनटू कनेक्शन का मतलब है कि जब कोई आप पर गुस्सा हो तो रिएक्ट करने की बजाय काम रहिए। सामने वाले को उसकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने दीजिए और जब वह थोड़ा शांत हो जाए तब अपनी बात कहिए। मान लीजिए कोई आप पर चिल्ला रहा है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम हमेशा अपनी ही सोचते हो। अगर आप तुरंत जवाब दें कि ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? बहस और बढ़ जाएगी और सामने वाला अपनी बात को और जोर से साबित करने की कोशिश करेगा।
लेकिन अगर आप काम रहते हुए कहते हैं, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, तो सामने वाला नेचुरली थोड़ा शांत हो जाता है। एक और पावरफुल टेक्निक है साइलेंस को यूज करना। जब कोई गुस्से में हो तो बीच में टोकने की बजाय उसे बोलने दीजिए। कई बार लोग बस इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। लेकिन अगर आप बिना इंटरप्ट किए उन्हें बोलने देते हैं तो वे खुद ही कुछ देर में शांत होने लगते हैं। जब उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए तभी अपनी बात कहें। रिसर्च कहती है कि जब इंसान गुस्से में होता है तो उसका लॉजिकल ब्रेन टेम्पररीली बंद हो जाता है और वह सिर्फ इमोशंस से रिएक्ट करता है। लेकिन जैसे ही उसे यह फील होता है कि उसकी बात सुनी जा रही है तो उसकी एग्रेशन धीरे धीरे कम हो जाती है और वह ज्यादा रैशनल तरीके से सोचने लगता है। एग्रेशन को कनेक्शन में बदलने का एक और तरीका है कि आप सामने वाले के इमोशंस को नेम करें। जैसे अगर कोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है तो आप कह सकते हैं, मुझे लग रहा है कि तुम इस बात को लेकर काफी परेशान हो। इससे सामने वाले को लगेगा कि उसकी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस दी जा रही है और वह धीरे धीरे डिफेंसिव मोड से बाहर आने लगेगा। यह स्ट्रैटेजी सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत काम की है। अगर कोई क्लाइंट या बॉस आपसे बहुत गुस्से में बात कर रहा है तो उसे टोकने या जस्टिफाई करने की बजाय पहले उसकी बात सुनिए। जब वह अपनी बात पूरी कर ले तब कामली जवाब दीजिए। इससे कॉन्फ्लिक्ट जल्दी खत्म होगा और आप बिना अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में फंसे अपनी बात रख पाएंगे। एग्रेशन को कनेक्शन में बदलने की सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि रिएक्ट मत कीजिए बल्कि रिस्पॉन्ड कीजिए। जब भी कोई इंसान आप पर गुस्सा करे तो सबसे पहले उसे एक्सप्रेस करने दीजिए, फिर उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कीजिए और फिर अपनी बात कहिए। इससे न सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स जल्दी खत्म होते हैं बल्कि रिलेशनशिप्स भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। चैप्टर 11 द पावर थैंक यू एंड द पावर अपॉलॉजी। शब्दों की ताकत को अक्सर लोग कम आंकते हैं, लेकिन सही समय पर कहा गया एक थैंक यू या सॉरी किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकता है। यह सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि इसे दिल से महसूस करके कहना चाहिए। जब हम किसी को सच्चे दिल से धन्यवाद देते हैं तो सामने वाले को यह एहसास होता है कि उसकी मेहनत को सराहा गया है, जिससे उसकी आपसे जुड़ाव की भावना और बढ़ जाती है। अगर किसी दोस्त ने आपकी मदद की है तो सिर्फ थैंक यू कहने से ज्यादा असरदार होगा कि आप उसे महसूस कराएं कि उसने आपके लिए कितना महत्वपूर्ण काम किया है। जैसे अगर कोई दोस्त आपकी परेशानी में आपके साथ खड़ा रहा है तो आप कह सकते हैं, तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैं इस मुश्किल समय को संभाल पाया। यह एक सिंपल बात लग सकती है लेकिन इसका असर गहरा होता है। द पावर अपॉलॉजी की बात करें तो माफी मांगना एक कला है। अक्सर लोग बस सॉरी कहकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही माफी वह होती है जिसमें गलती को स्वीकार किया जाए और उसे सुधारने की कोशिश की जाए। अगर आप किसी से सच्ची माफी मांगना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप उसकी भावनाओं को समझें और दिखाएं कि आप वास्तव में अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। अगर आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा चुके हैं तो सिर्फ सॉरी कहने से ज्यादा जरूरी है कि आप यह भी बताएं कि आप अपनी गलती को लेकर गंभीर हैं और आगे से उसे दोहराने से बचेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी दोस्त की भावनाओं को अनजाने में चोट पहुंचा चुके हैं तो कहें, मुझे एहसास हुआ कि मेरी बात से तुम्हें बुरा लगा, मैं इसके लिए माफी चाहता हूं और आगे से इसे सुधारने की कोशिश करूंगा। एक सच्चे थैंक यू और एक जेन्युइन अपॉलॉजी में वह ताकत होती है जो रिश्तों को बेहतर बना सकती है और कम्युनिकेशन को अधिक मीनिंगफुल बना सकती है।
जब भी आपको मौका मिले दिल से धन्यवाद कहें और जब भी गलती हो तो सच्ची माफी मांगने से पीछे न हटें। चैप्टर 12 मेकिंग द कमिटमेंट। अब तक हमने कम्युनिकेशन की कई महत्वपूर्ण टेक्निक्स सीखी हैं, लेकिन असली सफलता इन्हें अपनी डेली लाइफ में लागू करने में है। कम्युनिकेशन कोई एक बार सीखने की चीज नहीं है, बल्कि इसे बेहतर करने के लिए लगातार प्रैक्टिस करनी होती है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की कला नहीं है, बल्कि यह एक माइंडसेट है। अगर आप अपनी बातचीत को थॉटफुली मैनेज करने लगें, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनें और सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करें, तो आपकी रिलेशनशिप्स और प्रोफेशनल सक्सेस दोनों बेहतर हो सकते हैं। कमिटमेंट का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप अभी से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने की सोच रहे हैं, बल्कि इसका असली अर्थ है कि आप इसे अपनी डेली हैबिट बना रहे हैं। जब आप किसी से बातचीत करें तो यह सोचिए कि आप अपनी बात किस तरह से रख रहे हैं, सामने वाले की बात कैसे सुन रहे हैं और किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए खुद को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। अपने रोजमर्रा के इंटरैक्शंस को ध्यान से देखें कि कहाँ आप अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं और कहाँ सुधार की जरूरत है। इसके अलावा एक और प्रभावी तरीका है फीडबैक लेना। अपने दोस्तों, कोलीग्स या परिवार के लोगों से पूछें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं और किन चीजों में आपको सुधार की जरूरत है। जब आप ओपन माइंड से फीडबैक लेंगे तो आपको यह समझने में आसानी होगी कि किन छोटी छोटी चीजों को सुधारकर आप अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। चाहे जॉब इंटरव्यू हो, बिजनेस मीटिंग हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स हो या सेल्फ डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स हर जगह आपकी मदद करेंगी। इसलिए इसे सिर्फ सीखने तक ही सीमित न रखें, बल्कि इसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली सुनें और आपके साथ डीप कनेक्शन बनाएं, तो इस किताब की ये पावरफुल बातें फॉलो करिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है जो आपको हर फील्ड में आगे बढ़ा सकती है। अब बारी आपकी है। आपको इस किताब की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई और आप अगली वीडियो में कौन सी किताब की समरी सुनना चाहते हैं? कमेंट में बताइए। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो हमारे चैनल बुक्स पल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसी तरह की और भी पावरफुल बुक्स की समरीज मिस न करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग बुक के साथ।